ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला प्रोस्टेट की बीमारी को लेकर जारी है डॉक्टर राजेश कुकरेजा के साथ। डॉक्टर, जैसा आप अभी बता रहे थे कि लेटेस्ट टेक्निक आ गई है और जो लेटेस्ट टेक्निक आई है उसमें साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, तो वो टेक्निक क्या है? इसे प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऑपरेशन उसी तरह से होता है जैसे पहले हुआ करता था, दूरबीन द्वारा। जहाँ से हम पेशाब करते हैं लिंग के द्वारा, वहीं से दूरबीन जाती है अंदर, जो कि लगभग 8 से 9 मिलीमीटर चौड़ाई की होती है, और दूरबीन अंदर जाके और प्रोस्टेट को पूरा छील के निकाल देती है। लेकिन पहले हम इलेक्ट्रिक करंट, उसको कॉटरी कहते हैं, वो यूज़ किया करते थे इसे करने के लिए। अब जो इसमें नई डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम लेज़र कहते हैं, उसको प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं। इसमें और पहले में फ़र्क क्या है? 3-4 चीज़ों में फ़र्क है। पहले में जहाँ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होते थे तो वो कुछ हद तक बॉडी में भी स्प्रेड होता था। तो जिन पेशेंट्स को, खास करके जैसे हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको वाल्व लगा हुआ है, प्रोस्थेसिस लगा हुआ है हार्ट में, या कहीं इम्प्लांट लगा हुआ है, वहाँ दिक्कत आ सकती थी उससे। अब इस टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि इसमें कहीं करंट यूज़ होता ही नहीं है। ये प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी है जो प्लाज्मा बबल फॉर्म करती है अंदर, और उस बबल के द्वारा कट होता है। इसमें कोई करंट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता ही नहीं है। एक चीज़ सबसे फ़र्क जो मैंने आपको बताया वो ये है। नंबर 2, इसमें कहीं जैसे पहले के ऑपरेशन में हम पानी जो यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए, जो ऑपरेशन के दौरान यूज़ किया जाता था, उसे ग्लाइसिन कहते हैं। उसमें कभी कभार, बहुत कम, रेयर, अनयूजुअल था वो भी, लेकिन 1000 में से एक केस में अपने शरीर में नमक का लेवल कम हो जाना, सॉल्ट लेवल लो हो जाना, जिससे कि दिमाग पे असर आ सकता, ये कॉम्प्लिकेशन होने की एक संभावना रहती थी, जो कि 1000 में से एक मरीज़ में हो सकती थी। अब इसमें जो ये नई मशीन आई है प्लाज्मा में, इसमें ये संभावना ख़त्म हो गई है। इसमें 1000 नहीं, 1 मिलियन में भी एक को भी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है ये होना कॉम्प्लिकेशन। ये दूसरा फ़ायदा है। नंबर 3, इसमें जो ब्लीडिंग या रक्त का बहाव है वो बहुत कम होता है पहले के बजाय। पहले भी बहुत कम होता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, तो हमेशा साइंस और डॉक्टरों का जो एफर्ट रहता है कि जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए उसके साथ हम बैठ नहीं जाएं, उसको और सुधारते जाएं। तो जो 1% भी कॉम्प्लिकेशन या कोई साइड इफेक्ट होने का चांस होता है उसे और कम करते जाएं। तो इसमें ब्लीडिंग की भी संभावना और जो अमाउंट होता है वो बहुत कम हो गया है। चौथा, जो बहुत क्रूशियल है, जो आजकल के जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कि अब सेक्सुअल लाइफ पे भी बहुत स्ट्रेस है, और ख़ास करके ओल्ड एज में भी लोग सेक्सुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जब करंट, जो कॉटरी यूज़ होती थी पहले के ज़माने में, और जो करंट का कभी एक चांस रहता है कि वो जैसे बाहर फैलेगा शरीर में, तो 15 से 20% चांस रहता था कि इसमें सेक्सुअल पावर और सेक्सुअल लाइफ का ख़राब हो जाना आफ्टर दिस ऑपरेशन, जो कि इस टेक्नोलॉजी के बाद, जो नई टेक्नोलॉजी के बाद है, उसका भी इंसिडेंस ख़त्म हो गया है। ये सारे फ़ायदे हैं इस नई टेक्नोलॉजी के। ऑपरेशन वैसे ही होता है दूरबीन द्वारा, बस जो अंदर इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते थे उसके बजाय हम ये प्लाज्मा काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं, और इसमें नली लगी जाती है ऑपरेशन के बाद में 2 दिन तक, जब तक कि अंदर का घाव भर जाए, और इसके बाद में नली निकालने के बाद पेशेंट को अच्छे से यूरिन पास होने के बाद में और घर भेज देते हैं। आपने सारी खूबियाँ बताई इस नई टेक्नोलॉजी की, लेकिन डॉक्टर, अगर हम मरीज़ की जेब की बात करें तो उस पर कितना भार पड़ता है? कोई विशेष इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पेशेंट्स को फ़ायदा बहुत होता है इन चीज़ों से। हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। आप मेन चीज़, पहले हम 4 दिन एडमिट रखते थे हॉस्पिटल में, अब 2 दिन। कंपनीज हमको 1 डे के लिए बोलती हैं, बट मैं हमेशा 2 दिन रखना इसके लिए पसंद करता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट को घर जाके कोई तकलीफ़ ना हो। ख़ास करके जो पेशेंट्स आउट ऑफ इंदौर से आते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। इसके लिए हम 2 रोज़ रखते हैं पेशेंट्स को। कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमने पूरा ट्रीटमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, कि जैसे कि ज़्यादा पॉपुलेशन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए, न कि सिर्फ जो हाई क्लास है। तो इसमें जो पहले जो होता था उससे एक्सपेंसेस ओनली 5 to 10,000 मोर देन द इनिशियल ऑपरेशन, और हमने इसमें कोई एक्सपेंस बढ़ाया नहीं है। डॉक्टर राजेश कुकरेजा ने प्रोस्टेट के बारे में बताया, सर्जरी की नई तकनीक के बारे में बताया, लेकिन हम लिए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पर डॉक्टर राजेश कुकरेजा इस सर्जरी की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशन में पेशेंट को पहले प्रिपेयर कर दिया जाता है, और फिर दूरबीन डालते हैं। जहाँ से हम पेशाब करते हैं उसी छेद से अंदर दूरबीन जाती है। दूरबीन डालने के बाद पहले हम अंदर की जो स्थिति है उसको स्टडी करते हैं, कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है, पेशाब की थैली कैसी है, थैली में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और कोई तकलीफ़ तो नहीं है थैली में। ये सारी चीज़ों का हम पहले इसमें इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम
मशीन को अटैच करते हैं जो प्लाज्मा एनर्जी रहती है, और फिर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। अब जैसे आप देखेंगे इसमें जो एक अंदर कटिंग लूप रहती है, जैसे वो काटते जाती है उसमें एक ऑरेंज कलर का ग्लो आता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा बबल फॉर्मेशन हो रहा है जो कि कट कर रहा है, और इसी प्लाज्मा बबल के थ्रू ये आप जहाँ देखेंगे ऑरेंज कलर का ग्लो आएगा, जैसे एक लाइट जल रही है वैसा, वो उसको कट करते जाती है और टुकड़े कर करके पूरा प्रोस्टेट निकालते जाती है। और जहाँ जहाँ ब्लड निकलता है उसको बस टच करो और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ये इस टेक्निक की खूबी है। इसमें एक और चीज़ जो मैंने दिखाई है, बाद में आप देखेंगे, उसको मशरूम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये अगर जहाँ आप टच करेंगे तो सीधा प्रोस्टेट कट नहीं होगा, सीधा गैस में टर्न होके इवेपोरेट हो जाएगा। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है जैसे कि हार्ट के मरीज़ हैं जिनको खून पतला करने की दवाई चल रही है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती है और सीधा प्रोस्टेट निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये पूरा वेपर में टर्न होके मेल्ट हो जाता है। ये और एक लेटेस्ट इन्वेंशन है। उसके बाद में फिर हम उसमें हमारा एक इवैक्यूएटर होता है, वो दूरबीन को अटैच करते हैं और इससे जो पूरे टुकड़े हो गए हैं जो प्रोस्टेट के, जो पेशाब की थैली में जमा होते जाते हैं, उसे हम पूरा क्लीन करके सक करके बाहर निकाल देते हैं। होने के बाद में एक बार फाइनली दूरबीन से हम फिर चेक करते हैं कि कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई खून का बहाव नहीं है, पूरा प्रोस्टेट अच्छे से निकल गया है। हर चीज़ को कंफर्म करके उसके बाद दूरबीन को निकाल दिया जाता है और नली डाल दी जाती है लिंक के द्वारा पेशाब के लिए। आपने देखा ऑपरेशन थिएटर में किस तरह से सर्जरी की प्रक्रिया को डॉक्टर राजेश कुकरेजा ने अंजाम दिया है। डॉक्टर, जैसा आपने बताया है कि इस प्रक्रिया के बाद मरीज़ को तुरंत ही घाव भर जाता है, 2 दिन बाद उसको घर जाने के लिए भी कह दिया जाता है, तो उसको नॉर्मल जीवन जीने में कितना समय लगता है? हम सिर्फ मरीज़ को सिर्फ एक ही एडवाइस देते हैं कि किसी भी चीज़ में स्ट्रेन नहीं करें। जब हम बोलते हैं स्ट्रेन मतलब कोई भी चीज़ में लोड नहीं लें, जैसे कि पेट साफ करने में बहुत ताकत लगाना, या ख़राब रोड पे खुद ड्राइव करना, या कोई भारी वज़न 5-7 किलो का उठाना। हाँ, जहाँ तक ऑफिस वर्क है, अपने घर पे हलचल है, वो पेशेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। घर गया, 1 आध दिन पहले घर पे रेस्ट करें, अपना ऑफिस वर्क, टेबल वर्क और ये सारे काम बिल्कुल मरीज़ जल्द से जल्द चालू कर सकता है। अभी जो सर्जरी आपने की, आपने कहा उसमें प्रोस्टेट को हमने बाहर निकाल दिया है, तो प्रोस्टेट के बाहर निकलने के बाद उसका जीवन सामान्य हो जाता है? बिल्कुल सामान्य, उल्टा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि जिस कारण पहले मरीज़ को तकलीफ़ थी कि वो कहीं काम में ध्यान न दे पा रहा था क्योंकि उसको पेशाब की ही अड़चन बनी रहती थी हमेशा, अब उसको तकलीफ़ नहीं होगी तो काम वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएगा। चलिए अब चलते हैं, हमारे कुछ पेशेंट हैं जो डॉक्टर राजेश कुकरेजा से अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। नमस्ते सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि फादर को रुक रुक कर यूरिन होता है, तो क्या उन्हें प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रोस्टेट की तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कभी भी पेशाब रुक के आना या उसकी धार कमज़ोर हो जाना, ये सारे लक्षण सिर्फ प्रोस्टेट के ही नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लक्षण शुगर के मरीज़ों में भी हो सकते हैं। जिन लोग को स्लिप डिस्क हो, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में नस दब जाना, या कोई न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हो, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट मतलब जैसे कि पेशेंट को पहले कभी पैरालिसिस या लकवा हो चुका हो, या किसी भी तरह की नस की बीमारियां हो, इन सारे मरीजों में भी ये सारे तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करा के कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये लक्षण जो हैं वो सिर्फ प्रोस्टेट कारण से हैं, उसके बाद प्रोस्टेट की दवाई शुरू कर दी जाए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र बड़जातिया। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक मेडिसिन पे कंटिन्यू करना पड़ेगा? सर्जरी के बाद दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि प्रोस्टेट संबंधित दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ज़रूर कोई एंटीबायोटिक्स रहते हैं और कुछ दर्द कम करने की दवाई जो शुरू में 4-5 दिन दी जाती हैं, बस यही दवाई, पेट साफ करने की दवाई रहती है, ये सिर्फ 5-1 दिन के लिए दी जाती है। इसके बाद कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम मीना रावल है। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद कितने दिनों के बाद काम पे जा सकते हैं? डिपेंड करता है आप किस प्रकार का काम करते हैं, लेकिन अगर आप काम इंदौर में ही करते हैं और ज़्यादा ऑफिस का काम है, आपका बैठक का काम है, तो आप हफ्ते भर के बाद काम पे अपने वापस जा सकते हैं। मेरा नाम निरंजन यादव है, मैं उज्जैन से आया हूँ। ऑपरेशन के द्वारा कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होता है? कुछ नहीं, ऑपरेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट जनरली नहीं होते हैं, लेकिन हर चीज़ में जैसे एक 5% कॉम्प्लिकेशन के रेट होते हैं। आगे चल के कभी कभार लिंक का रास्ता सिकुड़ जाना, क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि नली और दूरबीन का रिएक्शन हो सकता है, तो उससे लिंक का रास्ता सिकुड़ जाना एक संभावना जरूर रहती है, जो कि 5% मरीजों में होती है। उसके लिए आगे चल के फिर दूरबीन से एक बार वो रास्ता चौड़ा करना ज़रूरी पड़ सकता है। ये सिर्फ एकमात्र कॉम्प्लिकेशन रहती है और इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। हाँ, एक और चीज़ जो होती है वो वीर्य का बनना कम हो जाता है।
डॉक्टर साहब, मेरा नाम मनोज जैन है। ये दवाइयाँ ऑपरेशन के बाद में ये दवाइयाँ क्या जीवन भर लेना पड़ेगी? हाँ, जिन मरीजों को दवाइयों से कंट्रोल हो रहा है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें दवाइयाँ रोज़ लेनी पड़ती है और वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। और इसके बाद भी ऐसा नहीं कि दवाई शुरू हो गई तो अब उसको भूल जाएं। नियमित समय के हिसाब से, जैसे आपको डॉक्टर बताएं, 3 महीने या 6 महीने में चेकअप करवाते रहें। इसमें एक पेशाब की धार की जाँच होती है, यूरोफ्लोमेट्री, और कितना पेशाब अंदर रह गया है सोनोग्राफी में, ये 2 जाँचें हर 3 से 6 महीने में करते रहना ज़रूरी रहता है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर राजेश कुकरेजा ने प्रोस्टेट को लेकर जो जानकारी दी है उससे आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। डॉक्टर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जोशी जी, थैंक यू वेरी मच। आयुष्मान के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।